सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि भाई इससे भी न्यूमेरिकल के बदले इसका थियरी वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको लास्ट टाइम पे चीजें बता रहा हूं फटाफट फटाफट। अब देखो सब चीजें नहीं बताऊंगा, उतनी चीजें बताऊंगा जितना आपसे अभी हो सकता है, बस उतनी चीजें बताऊंगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो पेपर में लिखने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपको पता है सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है V1, यहाँ पे क्या दिख रहा है V2। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक कोर। देन दोस्तों यहाँ पे देखो फ्लक्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है दोस्तों, बार बार पेपर में पूछा गया, वर्किंग प्रिंसिपल। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेशन लिखो। क्या लिखा है दोस्तों डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस that transfer the power from one circuit to another circuit without changing the frequency। तो अगर आप ये लिख सकते हो तो अच्छी बात है, याद हो रहा है तो कोई, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स नहीं कटेगा। मैं आपको प्रिंसिपल अच्छे से याद करा दे रहा हूं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में ना आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको ये लिखना है दोस्तों कि इसके पास दोस्तों दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग। देन दोस्तों इसके बाद देखो, अब सबसे पहले जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, वहां से हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, देखो यहां से। तो यही देखा एसी सप्लाई इज देखो यहाँ पे कनेक्टेड टू द वाइंडिंग कनेक्टेड टू एसी सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। हम जो सप्लाई देते हैं दोस्तों, किसको देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, द एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग, वेयर एज लोड जो हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, वो किसको कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है दोस्तों, किसके हेल्प से, मैग्नेटिक कोर के हेल्प से। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है दोस्तों, देखो आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम आयन कोन। इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लाइन को अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे, वीडियोस को, मैंने बोला कि थियरी वाले वीडियोस को दो दो बार देखो, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं नोट्स की चीजें फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिल नहीं पाएगा, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आपको यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो देखो, देयर इज एब्सोल्यूट नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, वो नहीं लिखोगे, लास्ट का लाइन चलेगा। अब देखो बताओ आपको क्या सिंपल सा इसके अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन, अगर लास्ट टाइम पे आप देख रहे हो डायग्राम प्रॉपर हो गया, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाने से अच्छा है कुछ पढ़ के जाना है, आप क्या लिखोगे दोस्तों, इट कंसिस्ट टू वाइंडिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ आयन कोर या मैग्नेटिक कोर आप लिख सकते हो दोस्तों, वो भी आप लिखो। एसी सप्लाई किसको हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, एसी सप्लाई कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग, ये भी आप वहां पे लिख सकते हो। लोड इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हो गया। अब इसका प्रिंसिपल एक झटके में मैं आपको याद करा रहा हूं दोस्तों। अब देखो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है दोस्तों, ये नो लोड पे, इसका लोड पे और नो लोड पे, ये नो लोड कंडीशन पे इसका प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, देखो मैं आपको याद भी करा दे रहा हूं। देखो क्या करेंगे दोस्तों, पता है, इनपुट सप्लाई हम देंगे, किसको देंगे दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को। जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट सप्लाई दोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या किया दोस्तों, इनपुट सप्लाई दिया। तो ये देखो यहाँ पे, एज सुन एज द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, मतलब इसको हमने एसी सप्लाई दिया दोस्तों, एसी करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एसी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये जो एसी जो करंट इसके अंदर दोस्तों जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करेगा दोस्तों, जनरेट करेगा, किसके अंदर, कोर के अंदर। देखो द एसी प्राइमरी करंट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स। तो देखो पहला लाइन तो आपको याद हो गया कि एज सुन एज प्राइमरी, एज सुन एज क्या कर रहे हैं दोस्तों, एज सुन एज एसी सप्लाई गिवन टू, इसको हम दे रहे हैं दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या तो प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे आप सिंपल सा एक लाइन में आप क्या लिखो, एसी सप्लाई किसको हमें देना है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को। ये आपने यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपने क्या किया दोस्तों, मेंशन किया। जैसे ही हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग को हम जैसे ही क्या करेंगे दोस्तों, एसी सप्लाई देंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर से क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होगा। एज सुन एज करंट फ्लो देन इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लो थ्रू, कहां से फ्लो होगा दोस्तों, वो मैग्नेटिक कोर या तो आप आयन कोर बोल सकते हो। और दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये देखो, ये जो फ्लक्स है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, सेकेंडरी वाइंडिंग को, या तो आप इसको बोल सकते हो कट कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग को। ये देखो
और जैसे ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहा है या लिंक कर रहा है, लिंक वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स या तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स कट द लिंक द सेकेंडरी वाइंडिंग, देन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। बस आपको यही लिखना है, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एसी सप्लाई फर्स्ट बी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, एसी सप्लाई एज सुन एज एसी सप्लाई गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग, देन ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, ये सिंपल आपने लिखा। then current flow in primary winding, then current produced in primary winding, and then it produce alternating flux flowing through the magnetic core, then it finally link the secondary winding, and then EMF induce in the secondary winding। secondary winding में क्या हो रहा है दोस्तों, EMF क्या हो रहा है दोस्तों, induce हो रहा है as per the principle of electromagnetic Faraday law of electromagnetic induction। और दोस्तों यही पूरा का पूरा प्रिंसिपल है दोस्तों ट्रांसफार्मर का। बस यही लाइन, मैं साइड हट जा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लो, बस हो गया। ये पेपर में बार बार पूछा गया, यही आप लिख देना। अब देखो लास्ट टाइम पे भी अगर आप देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा फंडा याद है, कंस्ट्रक्शन करा दिया, वर्किंग करा दिया, ठीक है। तो यही आपको वर्किंग में लिखना है दोस्तों। ये विथ लोड का कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से बैलेंस, वहां पे अगर हम लोड लेंगे तो यहाँ से हम एक और करंट क्या करेंगे दोस्तों, प्रोड्यूस करेंगे I2 डैश, फिर फाइनली दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये अगर आपको लिखना है तो लिखो, कि मैंने इसलिए बोला कि लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, तो जो चीजों की सच में बहुत जरूरत है वही चीजें बता रहा हूं। देखो कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ये टॉपिक भी स्किप करके जाए। तो लास्ट टाइम पे भी अगर आप देखो, अब ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है दोस्तों, इसका सिंपल सा ये पूरा फॉर्मूला है, N2/N1 नंबर ऑफ टर्न, पता है, V2/V1, E2/E1, बस याद रखना करंट उल्टा रहता है, I1/I2। इसके अकॉर्डिंग आप किसी से भी डेफिनेशन बना सकते हो, जैसे मैं इससे बना रहा हूँ, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो द रेशियो ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस EMF, ये क्या है दोस्तों, सेकेंडरी इंड्यूस EMF है ना, E2 टू प्राइमरी इंड्यूस EMF। प्राइमरी इंड्यूस EMF इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अगर कल के एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो आप लिख सकते हो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग टू द EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद टर्न रेशियो किसे बोलते हैं दोस्तों, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो को ही हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके रेसिप्रोकल को ही, उसके इनवर्स को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टर्न रेशियो बोलेंगे। ठीक है सर, ये भी याद हो गया सर। हाँ, अब इसके टोटल 3 टाइप है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप मतलब दोस्तों कि हमें क्या है पता है, आउटपुट में हमें आउटपुट जो है वोल्टेज वो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए देखो V2 जो है दोस्तों ग्रेटर है V1 से, यहाँ पे भी वही लिखा है। अब स्टेप डाउन मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, तो देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, इसलिए V1 हमें क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए। सॉरी, स्टेप डाउन है ना दोस्तों, हमें V2 क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो V2 कम चाहिए, इसलिए V1 ज्यादा है। और दोस्तों एक आइसोलेटेड रहता है, देखो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जहाँ पे दोनों वोल्टेज अगर सेम चाहिए। तो ये हो गया लास्ट टाइम पे, ये भी आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ, ये पेपर में बहुत बार EMF इक्वेशन पूछा गया है भाई, और मैंने इसका इतना सिंपल सा बोलते हैं ना आपके लिए पार्ट लाया हूं कि आप लास्ट टाइम पे जिनको थोड़ा सा मैथ आता है ना, वो चमका देंगे इसको। सबसे पहले ये मैंने पूरा ये देखो, ये अल्टरनेटिंग करंट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ पे 0 to π 2π फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या, φm sin ωt, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फाई मतलब फ्लक्स है, पता है, φm मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, ठीक है। N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये सब लिखना पड़ेगा। E मतलब RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंड्यूस EMF, RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस EMF। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो बस ये पेज, आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताया हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या बोलता है, ये हमने 12th में पढ़ा है, E इक्वल टू -n dφ/dt। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम पे मैं, अगर आप एप्लीकेशन में रहोगे तो मैं ऐसे लिख लिख के मस्त आपको बताता, पर अभी इस टाइम पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है लिख लिख के, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे मैंने फ्रिक्शन का लास्ट मूवमेंट पे आपको चीजें दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत थैंक्स बोला था, सर मजा आ गया सर, लास्ट टाइम पे बस पूरा पार्ट हो गया। अब ये आपको बस याद करना है, E इक्वल टू -n dφ/dt। अब फाई इक्वल टू हमें ये पता है ना दोस्तों, फाई इक्वल टू मैंने बोला ना φm sin ωt। देखो यहाँ पे फाई इक्वल टू φm sin ωt, बस यहाँ पे हमने उठा के फाई की जगह पे φm sin ωt रखा। अब बेसिक डेरिवेटिव आपको आता है विथ रिस्पेक्ट टू t है, φm कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos, और आपको पता है बैड फंक्शन है ωt,
फिर से डेरिवेटिव ओमेगा, ओमेगा आगे लिया। अब देखो दोस्तों ये माइनस है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसको चेंज करना है साइन में, तो इसको अगर कॉस से साइन में करना है तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 आता है। तो ये माइनस की जगह पे ये मैं लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा दोस्तों हमारे ईएमएफ इक्वेशन से, E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो ईएम के प्लेस पे दोस्तों ये पार्ट आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है, हमने ये भी रख दिया। अब आपको पता है ई आर एम एस क्या होता है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज एसी सुबह सुबह ही बताया हूँ, √2 से डिवाइड करो, √2 से डिवाइड किया। अब देखो 2 पाई अपॉन √2 कैल्सी में देखो 4.44 आएगा। तो दोस्तों देखो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो ये मैंने पूरा पार्ट लिखा, तो E1 इक्वल टू देखो 4.44 एन, यहाँ पे 5m, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ है, ये वोल्ट, और दूसरा ये देखो ये, तो E1 E2 फाइनली हमने डिराइव कर, सिमिलरली लिख लो, हो गया E2। बस ये वाला पार्ट में साइड हट जा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से इसको डिराइव कर लेना, अगर पेपर में पूछा गया तो सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पेपर में ये भी पूछा है, पिछले बार के पेपर पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। देखो ट्रांसफार्मर लॉसेस में कॉपर लॉस है, ये अगर आपको पूरा याद हो जाएगा तो इस पे भी मार्क्स मिलेगा। कॉपर लॉस, दूसरा क्या है दोस्तों आयरन लॉस, आयरन लॉस का ही दूसरा नाम है कोर लॉस, उसी को दूसरा हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। अब इसी के अंदर दोस्तों दो टाइप्स है और इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन मेंशन करते हैं। देखो कॉपर लॉस में ना लास्ट टू लास्ट में ना, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो ना, मैं 2-3 पॉइंट बस बता रहा हूँ। कॉपर लॉस में देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता है दोस्तों, देखो यही लिखा है, द लॉस दैट टेक प्लेस ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग पता है ना, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। अब बस ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस को हम दूसरा नाम देते हैं इज अ वेरिएबल लॉस, और ये हमेशा क्या करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू आउटपुट करंट, इसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो आयरन लॉस, आयरन लॉस को हम पीआई से डिनोट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द सम ऑफ पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, या तो इट इज अ सम ऑफ हिस्टेरिस लॉस और दूसरा ईडी करंट लॉस। ये इसके अकॉर्डिंग भी आप इसका डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो दोस्तों। देखो इसको मैंने लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, और ये भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो। और ये देखो यहाँ पे हीट, देखो यहाँ पे देखो ईडी करंट लॉस ड्यू टू ईडी करंट इंड्यूस इन द ट्रांसफार्मर कोर एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमेशा हीट के फॉर्म में जो लॉस होता है दोस्तों उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। बस इतना भी अगर आपने लिख दिया तो हो जाए। केवीए रेटिंग कभी कभी पूछा जाता है, तो ये सिंपल सा पार्ट आपको याद होना चाहिए। केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है दोस्तों, VI अपॉन 1000, 10⁻³ भी बहुत लोग लिखते हैं, V2I2 अपॉन 10⁻³। तो इसके अकॉर्डिंग ये पार्ट हो गया दोस्तों। अब ये होने के बाद हाँ नेक्स्ट आता है दोस्तों, देखो इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको बनाना है तो अभी आप ये पार्ट कवर करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले पार्ट के बदले अगर कोई क्वेश्चन आया तो दूसरा आप अटेम्प्ट कर लेना, पर जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से पढ़ा तो प्लीज आप करना। हाँ अब देखो जो स्टूडेंट ने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया। आउटपुट पावर, इनपुट पावर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस, ये हमने देखो यहाँ पे लिखा है। एंड देन आउटपुट पावर आपको पता है दोस्तों, याद है आज सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया एक्टिव पावर, याद है आपको, तो VI cos phi याद होगा, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वही फॉर्मूला, ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी आपको पूछा रहेगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। देखो इस वाले पार्ट का नॉर्मल डेरिवेटिव U/V रूल अप्लाई किया, U/V रूल के अकॉर्डिंग, देखो U/V रूल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा अच्छा डेरिवेटिव देख लेना, U/V रूल पूरा का पूरा अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये पूरा का पूरा U/V रूल है। देखो ये U है, V है, देखो यहाँ पे V डेरिवेटिव ऑफ U, इस वाले पार्ट का U का डेरिवेटिव विथ रेफरेंस टू I2, तो V2 आएगा, cos phi आएगा, I2 का 1 आएगा, फिर इसके बाद V डेरिवेटिव ऑफ U, U डेरिवेटिव ऑफ V अपॉन V स्क्वायर, फिर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों में जो कॉमन है उसको हमने ये वाले पार्ट को वहां भेजा, फिर जो जो कॉमन है उसको कैंसिल किया और लास्ट में हमें ये मिला, और फाइनली अगर मैं इस दोनों को कैलकुलेट किया तो ये मिला। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है दोस्तों। कभी कभी आपको पूछेंगे मैक्सिमम कंडीशन डिराइव करने के लिए, या तो कभी कभी बस एफिशिएंसी बोलेंगे, तो आपने को इतना ही कवर करना है, ये ध्यान रखना प्लीज। ये इतना सा पार्ट है, एक बार लिखोगे तो काम हो जाएगा, इसलिए मैं साइड में हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट।
इसलिए मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा पहले पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, पर कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम पे भी हो जा रहा है। अब देखो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल और आइडियल ट्रांसफार्मर। साइड हट जा रहा हूं, इसको अगर एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना परसेंट है, इसकी एफिशिएंसी देखो 100% है। वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वहाँ पे नो लीकेज फ्लक्स है। कॉपर ऑइलरी करंट लॉस होता है, वहाँ पे कोई लॉस नहीं है। तो ये अगर एग्जाम में आया तो आपको पता होना चाहिए। जंक्शन कभी कभी पूछते हैं, नो लॉसेस नो लीकेज, वही वाला सेम पॉइंट ये वाला ही आप मेंशन कर सकते हो। अगर ये आपको याद है तो कभी अगर आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आपके मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देखो इसके फेजर डायग्राम, एक्चुअली फेजर डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर अभी आप फेजर डायग्राम बनाने जाओगे ना तो अभी आप बना नहीं पाओगे फेजर डायग्राम। इसलिए मैं फेजर डायग्राम वाला पार्ट आपको अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फेजर डायग्राम अभी आप अगर कवर करने जाओगे तो नहीं कवर कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए, पर जो जो मेन पार्ट था वो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बता दिया। हाँ, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हर तरह से मैंने तैयार किया बहुत अच्छे से। ये मैंने आपको एप्लीकेशन वाला ही नोट्स अब आपको लास्ट टाइम पे यूज हो इसलिए बता दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो जो मेन था, मुझे ईएमएफ इक्वेशन था मेन आपको बताना, और ईएमएफ इक्वेशन के बाद दोस्तों मुझे मेन आपको क्या बताना था पता है, मेन आपको मुझे बताना था दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये देखो ये वाला पार्ट, ये अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छा है। ट्रांसफार्मर टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये अगर आपके पास टाइम है तो देख लोगे तो अच्छा है, पर कोई जरूरत नहीं यार, जितना आपने देख लिया उतना इनफ है, उतना आपके लिए इनफ है। ओपन सर्किट टेस्ट और ये तो फाइनली देखो फिर से लास्ट में, लास्ट टू लास्ट रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या आपको लास्ट में, कुछ नहीं पढ़े हो तो देख के जाना चाहिए। एक आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग बार बार पूछा गया ये, और दोस्तों इसके बाद ये ईएमएफ इक्वेशन भूलना नहीं है, ये ईएमएफ इक्वेशन कैसे डिराइव किया ये मैंने आपको बताया। देन इसके बाद कुछ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर वो आपको पता होना चाहिए। देन इसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। लॉसेस क्या है ट्रांसफार्मर के वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट तो अभी आप नहीं कर पाओगे, पर एफिशिएंसी आप कवर करके जाओ। तो इस तरह से देखो ये सब फेजर डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए, पर अभी इतना टाइम नहीं है दोस्तों फेजर डायग्राम बनाने के लिए। पर कोई नहीं, जितना अभी आपने कवर अप किया है बस कम से कम बेसिक प्रिंसिपल कवर कर लो और इतना हो जाएगा। तो आपको बैकअप में, क्योंकि मैंने नीचे के भी सब टॉपिक्स आपको कवर करा दिए, तो आपका उस टॉपिक से ये टॉपिक का बैलेंसिंग हो जाएगा, पर इतना तो कवर अप करके जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है दोस्तों डीसी मोटर के बारे में, तो मैं यहाँ वाला ही पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाँ, अब देखो डीसी मोटर वाइज अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो बस आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे मैग्नेट ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 मैग्नेट ले रहा हूँ, समझो मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख रहा हूँ साउथ, और इसके अंदर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैग्नेट। तो बस आपको दिमाग में ये रखना है दोस्तों, करंट कैरिंग कंडक्टर हम क्या प्लेस कर रहे हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट है दोनों ओर। तो हम स्टार्टिंग में क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, डीसी मोटर का सिंपल सा मतलब क्या आता है दोस्तों, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम स्टार्टिंग में ही देखो कंडक्टर के अंदर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के पास क्या है, करंट है। ये क्या होगा दोस्तों, करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, प्लेस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे, मैग्नेट्स के यहाँ पे, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक्सपीरियंस करेगा दोस्तों फोर्स। तो जैसे ही यहाँ पे देखो, आपको ये लाइन याद होना चाहिए, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, और ये जैसे ही एक्सपीरियंस फोर्स करेगा दोस्तों ये रोटेट होने लगेगा, और रोटेट होना ही मतलब कुछ काम कर रहा है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल। तो यहाँ पे देखो, इसलिए डीसी मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये रोटेट होने के लिए किसका यूज कर रहा है दोस्तों, करंट का। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है इट यूज करंट टू रोटेट द शाफ्ट, और देखो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, और दोस्तों उसकी वजह से वो क्या होता है, रोटेट होता है। मोस्टली हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, मिक्सचर्स में, ये सब लिफ्ट ये सब। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो, वहां पे आपको नोट्स सब चीजें मिल जाएगी।
बट अगर यहाँ पे भी आप अच्छे से सुन लोगे तो आप आराम से अपने पेपर में लिखोगे। एक थैंक्स तो जरूर आप बोल के जाओगे, सर मैं तो बुक में इतना पढ़ रहा था, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी चीजें यूनिक होती है। मैं हमेशा सोचता हूँ स्टूडेंट को कितना सिंपल मैं दे दूं। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन ना, अगर आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे ना, तो आपका काम डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा। अब आपको ये डायग्राम बहुत डेंजर दिख रहा होगा, पर है बहुत सिंपल। एक झटके में मैं बता रहा हूं। देखो ये जो आपका आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से क्या है दोस्तों, फिक्स है। इसलिए इसे ये आउटर सरफेस का नाम क्या है दोस्तों, योक। देखो इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक स्टैटिक पार्ट रहता है, एक रोटेटिंग पार्ट रहता है। तो योक जो है दोस्तों वो कौन से पार्ट में आता है, स्टैटिक, फिक्स है। अब देखो दोस्तों ये आउटर पार्ट है। यहां पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे ये देखो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पे भी पोल है। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो पार्ट ऐसे बाहर निकला है ना दोस्तों, इसको हम पोल सूज बोलते हैं। तो देखो ये पोल जो है दोस्तों ये फिक्स है। किसके अंदर फिक्स है दोस्तों, योक के अंदर। थोड़ा ध्यान से समझो। और उसके ऊपर दोस्तों आपको पोल शू देखने मिल रहा है। पोल शू क्या करता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वाइंडिंग दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका नाम है फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पे देखो एक एक नेमिंग मैं आपको याद करा रहा हूँ। फील्ड वाइंडिंग आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया दोस्तों। ये वाले पार्ट को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, इसको हम पोल बोलते हैं। ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पोल शू, याद हो गया सर। आउटर पार्ट को योक बोलते हैं सर, याद हो गया सर। ये अंदर जो है सर इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये वाला पार्ट सर आर्मेचर है। ध्यान से देखो, ये देखो ऐसा, ध्यान से। बस आपको पेपर में इसी तरह से अगर कभी भी डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ भी आया तो आपको इसी तरह से डायग्राम्स ड्रॉ करना है। ये आपने ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हम आर्मेचर कोर बोलते हैं। इसके अंदर दो दो डॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब देखो आपको 2 मिनट में पूरी की पूरी चीजें समझ में आई। योक आपको पता चल गया, ये आउटर पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो योक, अगर आपने मेरा डीसी का एसी का वन शॉट नहीं देखा तो भाई देख लो, और पर ये वाला भी देखना है आपको। अब योक आपको पता है सर ये आउटर पार्ट है, सपोर्ट देने का काम करेगा। देखो दोस्तों, इट इज द आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन, इट इज द आउटर पार्ट। ऐसे लिख दोगे तो भी हो जाएगा। मैंने बोला मेरा लेक्चर देखने का तो लर्न भी आपको तुरंत हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद इट सपोर्ट दी होल मशीन, बस इतना ही लिखो, 2-2 पॉइंट लिखना है। देन दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा दोस्तों, पोल। एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा दोस्तों, पोल। अब पोल वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकेंड दोस्तों, पोल वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो बताओ पोल किसके अंदर फिक्स है दोस्तों, योक में। तो देखो फिक्स इनसाइड द योक। डायग्राम देख के आपको याद हो गया दोस्तों। अब देखो दे प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों इसके अंदर 2 टाइप है। आप मेन ये टाइप याद रखो, पोल शू। पोल शू का क्या काम करता है दोस्तों, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो स्प्रेड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है दोस्तों, क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। देखो यहाँ पे वाइंडिंग है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो देखो लिखा है व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग है, ये तो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रशेस। ब्रशेस अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ब्रशेस है। मैं बोला पूरा यूट्यूब आप देख लो, इतना सिंपल तरीके से आपको कहीं पे ये कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जब मैंने नोट्स बनवाया तो बहुत बहुत मेहनत से ही मैंने बताया कि बच्चे एक बार अगर मेरे चीजों को पढ़े ना, उनको याद हो जाना चाहिए। कि मतलब जिंदगी भर आप याद रखो कि यार ये टॉपिक के लिए इतना मेहनत किया था, पर ये टीचर ने बहुत सिंपल कर दिया। और मैं एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रोसीजर चाहता तो मैं समझा देता कि व्हेन करंट करिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स एंड देन इट रोटेट, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बट इतना लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। अब ब्रशेस जो रहेगा दोस्तों ये कार्बन से बनता है, और इसका ये क्या करता है दोस्तों, कलेक्ट करता है करंट किससे, कॉम्यूटेटर से। कॉम्यूटेटर ये देखो, ये जो उसके ऊपर दिख रहा है ना, ये देखो ये कॉम्यूटेटर है, ये जो ऊपर का। एंड गिव करंट टू आर्मेचर, जो इसके अंदर आर्मेचर है उसको, आर्मेचर मैंने आपको पीछे दिखाया, उसको करंट देने का काम करता है। अब देखो रोटेटिंग पार्ट में क्या क्या चीजें आती है, आर्मेचर कोर हमने पीछे देखा है। देखो आर्मेचर कोर, यहाँ पे देखो आर्मेचर कोर, ये जो दिख रहा है ना, ये देखो ये आर्मेचर कोर है। तो देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल आयरन कोर पीस ऑन अ रोटेटिंग शाफ्ट हैज स्लॉट ऑन दी सरफेस। स्लॉट है ना अलग अलग, अभी स्लॉट के अंदर डबल डॉट है, जिसके अंदर क्या प्लेस है दोस्तों, आर्मेचर कंडक्टर। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा
आर्मेचर कंडक्टर, देखो कॉपर कंडक्ट प्लेस इनसाइड द स्लॉट ऑफ द आर्मेचर, वहां पे प्लेस किया गया, दिस कंडक्टर कैरी द करंट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, एंड प्रोड्यूस करता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करेगा दोस्तों, जो कम्यूटेटर पहले आप डायग्राम में देख लो, देखो ये जो शाफ्ट है ना, कम्यूटेटर इसके ऊपर प्लेस होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, अटैच टू द शाफ्ट, और इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉपर सेगमेंट। और दोस्तों वर्क कार्बन वर्क, ये हमेशा किसके साथ वर्क करता है दोस्तों, कार्बन ब्रशेस के साथ। एंड देन दोस्तों जो सबसे पार्ट है, कन्वर्ट द एसी इनसाइड द आर्मेचर इनटू डीसी। अब अगर आप चाहो एक झटके में आपको पूरा का पूरा पार्ट याद हो जाएगा, एक झटके में। अब फटाफट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ कि आपको आराम से रिवाइज करने में हेल्प हो। अब देखो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से काम हो जाएगा। हो गया, अब चलते हैं दोस्तों। ठीक है सर, ये तो अब समझ में आ गया सर, अब थोड़ा सा वर्किंग बता दो सर डीसी मोटर का। अब डीसी मोटर का अगर मैं वर्किंग बताने जाऊं तो देखो किस तरह से डीसी मोटर का वर्किंग आप किस तरह से लिखोगे, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे दो तरह के मैंने मैग्नेट्स लिए हैं, इसके बीच में कंडक्टर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तरह से आप इसको आर्मेचर भी समझ सकते हो, ब्रशेस लगे हैं दोनों साइड में। देखो दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, सब कुछ दिखाई दे रहा है, वही सेम पार्ट है दोस्तों। डीसी मोटर का मेन फंडा क्या है दोस्तों, डीसी मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है सर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का नाम क्या है। जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे, तो फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का नाम आएगा दोस्तों लॉरेंस फोर्स, याद रखना। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। और जिसकी वजह से कंडक्टर क्या करेगा दोस्तों, मूव होगा। देखो यहाँ पे दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। जिससे ये ऊपर भेजेगा, ये नीचे देगा, तो इसकी वजह से रोटेट होना चालू करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये रोटेट होगा, ध्यान से देखना, जैसे ही ये रोटेट होगा तो आर्मेचर के अंदर क्या है दोस्तों, कॉइल है, और वो भी क्या करेगा दोस्तों, अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा दोस्तों, प्रोड्यूस करेगा। तो देखो देखो यहाँ पे व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। याद हो गया सर। इनसाइड द डीसी मोटर, वहां पे क्या है दोस्तों, आर्मेचर कॉइल ऑफ वायर है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू दिस कॉइल, जब वहां पे करंट फ्लो होता है तो इट प्रोड्यूस ऑन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो मैग्नेट लगा है उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या दोस्तों क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। और इंटरेक्ट करने के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, दो फोर्स एक्ट होते हैं, और ये दो फोर्स क्या होते हैं दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। देखो एक ऊपर की ओर फोर्स है, एक नीचे की ओर। देखो यहाँ पे एक एरो ऊपर है, एक नीचे की ओर है। एंड दोस्तों मेकिंग द आर्मेचर रोटेट, और इसकी वजह से हमारा आर्मेचर क्या होता है दोस्तों, रोटेट होता है। और दिस रोटेटिंग आर्मेचर टर्न आउटपुट शाफ्ट, और इसकी वजह से शाफ्ट भी रोटेट होता है, और जिसकी वजह से दोस्तों फैन, पंप, व्हील और अदर डिवाइस वर्क करते हैं। तो ये आपको वर्किंग में, अगर आप बहुत ही सिंपल वर्किंग मैंने आपको डीसी का दिया। देखो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है दोस्तों, लॉरेंस फोर्स। और जिसकी वजह से कंडक्टर क्या करेगा दोस्तों, मूव होगा। अब कंडक्टर जिसकी वजह से मूव होगा दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर कॉइल है। अब करंट जैसे ही फ्लो होगा दोस्तों, तो कॉइल क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर का जो कॉइल है वो क्या करेगा पता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो इंटरेक्ट करेगा दोस्तों इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और उसके इंटरेक्शन की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगेगा। एक फोर्स देखो ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। एंड देन इसकी वजह से हमारा आर्मेचर क्या होगा, रोटेट होगा। और आर्मेचर अगर रोटेट होगा तो उसकी वजह से जो इससे कनेक्टेड शाफ्ट है वो रोटेट होगा, और उसकी वजह से इससे रिलेटेड जो भी एप्लियंस है वो वर्क करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ठीक है सर, ये भी समझ में आए। अब देखो दोस्तों डीसी मोटर के अलग अलग टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में हम सीरीज बोलेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे संट। संट मतलब दोस्तों पैरेलल। अब मैं तो आपको बोलूंगा कि डायरेक्ट, देखो संट में ये डायग्राम याद रखना। देखो दोस्तों ये हमेशा याद रखना, फील्ड वाइंडिंग का ये क्या है, सिंबल है। ये यहाँ पे आर्मेचर का सिंबल है, दोनों साइड से ब्रशेस लगे रहते हैं। हाँ, ये हमेशा देखो संट मतलब दोस्तों पैरेलल, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका फील्ड वाइंडिंग हमेशा किसको पैरेलल रहेगा, आर्मेचर को। यहाँ पे दोस्तों सीरीज में, ये देखो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग इसके साथ सीरीज में, देखो यहाँ फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ सीरीज में। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद यहाँ परमानेंट में आपको ये याद रखना चाहिए, पता है इसके दो टाइप्स हैं, लॉन्ग संट
और शॉर्ट शंट। शंट मतलब आपको दोस्तों पता है सीरीज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये लॉन्ग शंट है, देखो ये सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग इसके साथ, बट यहाँ पे देखो सीरीज फील्ड भी साइड में है। और यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट शंट मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा है, यहाँ तक है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, अगर आप चाहिए तो इसको रीड कर सकते हो। देखो सेल्फ एक्साइटेड में दो चीजें आती है, एक सेल्फ और दूसरा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों सीरीज। सीरीज शंट मतलब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हम पैरेलल मतलब फील्ड वाइंडिंग जो है कनेक्टेड पैरेलल टू आर्मेचर, देखो वही लाइन लिखा है। और शंट फील्ड टेक अ स्मॉल करंट एंड आर्मेचर टेक अ लार्ज करंट, तो आप इसको पढ़ सकते हो। सीरीज मोटर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों वो कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर है, और सम करंट फिर क्या होगा दोस्तों, फ्लो होगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट आएगा दोस्तों लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। अब ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। कभी कभार पूछा जा सकता है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, जैसे लेथ मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। शंट वाले का अलग अलग सभी का है, अगर आपको एक बार रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। देन दोस्तों कॉम्पिटिटिव कंपाउंड का कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, रोलिंग मिल में, पंचिंग मशीन में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देन दोस्तों इसके बाद हाँ, ये कभी कभी राइट शॉर्ट नॉट ऑन बैक ईएमएफ करके आपको आ जाता है, तो बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है दोस्तों उसको हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोस्तों फोर्स की वजह से वो क्या होता है, रोटेट होता है। अब दोस्तों वो रोटेट होता है तो एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एज अ आर्मेचर करंट कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को करंट कट करेगा। दे बिहेव लाइक अ जनरेटर, वो किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों, जनरेटर की तरह। दिस जनरेट द ईएमएफ, वो कुछ ईएमएफ क्या करेगा, जनरेट करेगा, और वो क्या करेगा दोस्तों, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा दोस्तों, जो मोटर का अप्लाइड वोल्टेज है उसको अपोज करेगा, और इसी अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बैक ईएमएफ। तो इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसके आगे का पार्ट आपको मस्त समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद थ्री फेज है। थ्री फेज मोटर मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्किंग ऑफ थ्री फेज, और मैंने इतना अच्छा वर्किंग लाया ना, आप पूरे बुक में ढूंढ डालना, आपको वैसा वर्किंग नहीं मिलेगा दोस्तों। पर उसके पहले कुछ चीजें समझ लो तो आपके लिए वर्किंग बहुत आसान हो जाएगी। देखो दोस्तों पेपर में ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ करो, देखो ये स्टेटर है, दिखाई दे रहा है आपको, स्टेटर मतलब आउटर साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्री फेज है ना, तो यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देंगे। किसको थ्री फेज सप्लाई देंगे दोस्तों, स्टेटर को। अब स्टेटर के अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, रोटर आएगा, और स्टेटर के अंदर स्लॉट बने हुए हैं, ये देखो गैप है बीच में, एयर गैप, वहां पे स्लॉट्स बने हुए हैं, और स्लॉट में दोस्तों वहां पे वाइंडिंग है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, देखो सप्लाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो एक बी है, वाई है, आर है। अब देखो सप्लाई का भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन से रोटर का यूज करते हैं। दो तरह के रोटर का यूज होता है, एक आपको ये रोटर दिखाई दे रहा है, इसको हम स्क्यू रोटर स्लॉट बोलते हैं, और एक और रोटर रहेगा दोस्तों, एक स्क्वायरल वाला रहेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो आगे बताता हूँ। पर उसके पहले ये समझो, देखो दोस्तों यहाँ पे फेज है, जैसे यहाँ पे समझो आर है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है, वाई। थ्री फेज में आपको पता है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोस्तों तो यहाँ आर पे देखो, यहाँ पे करंट सबसे मैक्सिमम है, आर के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बाकी के दो फेज के करंट सबसे मिनिमम है। यहाँ पे देखोगे तो इसका करंट सबसे ज्यादा है, बाकी के दो फेज का करंट सबसे कम है। यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा, बाकी के दो का कम है। इसकी वजह से दोस्तों ये देखो, ये जो डिफरेंस आता है ना, इसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमेशा याद रखना, क्या जनरेट होता है दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड आपको याद रखना है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, जनरेट होता है, ये याद रखना दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ देखो, ये स्क्यू टाइप आपको दिखाई दे रहा है, और ये वुंड टाइप है। स्क्यू टाइप अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ऐसा है, ऐसा है, केज आपको दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा। तो ये आपको आना चाहिए। ये क्या है, कंडक्शन बार है। ये क्या है दोस्तों, रिंग है, यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, शाफ्ट है। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्किंग सर बता दो। और देखो ये तीनों पार्ट एक दूसरे को 120 एंगल पे ये करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वर्किंग मैंने बहुत सिंपल लाया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही मैं स्टेटर को थ्री फेज अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, सुनोगे तो याद हो जाएगा। जैसे ही हम थ्री फेज किसको सप्लाई देंगे दोस्तों, स्टेटर को, वो क्या करेगा, रोटेट होगा।
और रोटेट होने की वजह से दोस्तों क्या होगा, सॉरी मतलब वो स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई देंगे तो वो क्या करेगा दोस्तों, मैंने आपको बोला ना कि वो क्या जनरेट करेगा दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, वो क्या करेगा, जैसी रोटेटिंग स्टेटर है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, रोटर है, ये क्या करेगा पता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो रोटर एक तरह का कंडक्टर है, उसको क्या करेगा दोस्तों, कट करेगा। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोस्तों, रोटर कंडक्टर को क्या करेगा दोस्तों, कट करेगा। अब वो कट करने के कारण दोस्तों क्या होगा पता है, ये क्या करेगा पता है, ये मूव होगा। और देखो ध्यान से देखो, when the stator supply the थ्री फेज, जैसे हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई करेंगे, इट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस रोटेटिंग फील्ड कट द रोटर कंडक्टर, मैंने बोला ना वो रोटर कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। और इट मूव अराउंड दी स्टेटर, वो स्टेटर के चारों ओर कैसे वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा दोस्तों, मूव होता रहेगा। और ड्यू टू दिस, ये क्या कर रहा है, कोई भी चीज अगर किसी भी कंडक्टर को कट करता है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो, तो वो क्या करेगा दोस्तों, ईएमएफ इंड्यूस करेगा किसके अंदर दोस्तों, रोटर के अंदर। और ईएमएफ अगर रोटर के अंदर इंड्यूस होगा तो इसका मतलब है दोस्तों करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होने की वजह से दोस्तों रोटर क्या करेगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, दिस इंड्यूस ईएमएफ कॉज करंट फ्लो इन अ रोटर बार। रोटर बार के अंदर क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होने के कारण दोस्तों रोटर क्या करेगा दोस्तों, खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा दोस्तों, प्रोड्यूस करेगा। रोटर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू स्टेटर फील्ड। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझो यार, देखो स्टेटर है, हमने उसको थ्री फेज दिया, थ्री फेज जैसे ही आपने दिया, स्टेटर ने प्रोड्यूस किया क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन स्टेटर इज सप्लाई बाय विद थ्री फेज, देन इट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको कट कर रहा है दोस्तों, ये रोटर को, रोटर कंडक्टर को कट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, रोटर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होने के कारण रोटर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और रोटर क्या कर रहा है दोस्तों, अपोज करेगा, अपोज इसके अगेंस्ट में, स्टेटर के अगेंस्ट में अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है दोस्तों, जनरेट कर रहा है। और रोटर हम ये जितने स्पीड से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, तो ये भी सोचेगा कि उतने ही स्पीड से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करने की कोशिश करेगा। और वो कोशिश करने की वजह से दोस्तों ये क्या करेगा पता है, ये जितना फास्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है, ये भी कोशिश करेगा उतने फास्ट घुमाने के लिए। और जिसकी वजह से दोस्तों ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे ये देखो, द रोटर ट्राई टू अलाइन विथ रोटेटिंग स्टेटर फील्ड, मतलब रोटर ट्राई करेगा कि मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैं भी क्या करूं, अलाइन हूं। और उस अलाइन की वजह से दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, टॉर्क क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूस होता है। और जिसकी वजह से रोटर क्या होता है, स्टार्ट टू रोटेटिंग। सबसे अच्छा वर्किंग मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, इसका टर्म बोल रहा हूं, मतलब सबसे अच्छा मैंने वर्किंग आपको दिया है। सच बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, इतना सिंपल लैंग्वेज में। और अपने पेपर में जितने 5 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है, मस्त डायग्राम बनाओ, वर्किंग लिखो, काम खत्म। अब देखो इन शॉर्ट क्या याद रखना है, ये रोटर है, स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। थ्री फेज सप्लाई देने के बाद क्या होगा दोस्तों, क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड याद रखना, जनरेट करेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट दी रोटर कंडक्टर। और ईएमएफ जनरेट इन रोटर कंडक्टर, रोटर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। देन करंट फ्लो इन अ रोटर कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने ओन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों वो क्या करेगा पता है, रोटर क्या करेगा पता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ये क्या करेगा, रोटर क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटर क्या होगा, रोटेट होगा। सबसे शानदार कहीं पे भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। एडवांटेज, हाँ उसके पहले कंस्ट्रक्शन, थ्री फेज का बहुत बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं अगर बात करूं तो इसके स्टेटर पार्ट वही सेम आएगा, स्टेटर पार्ट रहेगा इसके अंदर। स्टेटर पार्ट कैसा रहेगा, आउटर पार्ट है। देन दोस्तों ये मेड अप ऑफ थीन सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, लिखना है तो लिखो। स्लॉट्स होते हैं, आपको पता है कि इसके अंदर साइड पे देखो ऐसे स्लॉट है, यहाँ पे वाइंडिंग रहेगा। देन दोस्तों थ्री फेज वाइंडिंग इज प्लेस इनसाइड दिस स्लॉट, इस स्लॉट के अंदर थ्री फेज वाइंडिंग आएगा। और व्हेन वी गिव थ्री फेज सप्लाई, स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आपको पता है, इसके जैसे हम सप्लाई देंगे तो स्टेटर वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है रोटर। रोटर देखो आपको दिखाई दे रहा है। अब रोटर अलग अलग टाइप का होता है, स्क्वायरल केज रोटर ये,
देखो ये स्क्वायरल मतलब इसके अंदर स्क्वायरल की पिंजड़े की तरह बनाया गया है, ऐसे क्रॉस में बनाना, सीधा सीधा बना रहा है, ये ऊंड वाला है। अब देखो स्क्वायरल केज में आपको देखोगे मोस्ट कॉमन टाइप है, रोटर कंसिस्ट कॉपर और एल्यूमिनियम बार होंगे इसके ऊपर, कॉपर का बार होगा या तो एल्यूमिनियम का। बोथ एंड क्या रहेगा, एंड रिंग लुक लाइक स्क्वायरल केज, ये दोनों है स्क्वायरल केज की तरह, ये एंड रिंग आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी एडेड। ऊंड रोटर, ये देखो ये यहाँ पे देखो जैसा जाली है वैसा नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड, ये आपने देखा होगा। तो ऐसा डायग्राम अगर आप पेपर में बना दो तो अच्छा है, क्योंकि टाइप्स जब लिखने के लिए आता है। 3 फेज वाइंडिंग सिमिलर टू स्टेटर है। अब दोस्तों यहाँ कनेक्टेड स्लिप रिंग ऑन द रोटर, थ्रू दिस स्लिप रिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्रशेस। तो बस अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। मेरा मेन मकसद था आपको उसका वर्किंग बताना। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, सिंगल फेज चलता हूं आगे की ओर, सिंगल फेज आपको बताता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों देखो सिंगल फेज मोटर कंस्ट्रक्शन। मैं ट्राई कर रहा हूं कि पेपर में आप अच्छे से लिख पाओ, इसलिए इस तरह का कंटेंट लेकर आया हूं। देखो अभी सिंगल फेज के अंदर आपको किस तरह से ध्यान रखना है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये पार्ट है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेन वाइंडिंग रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी मेन वाइंडिंग। और दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं रोटर रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेन वाइंडिंग है ये मेन वाइंडिंग है। हाँ, अब यहाँ पे रोटर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे करंट सप्लाई दूंगा, या और यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, सिंगल फेज लेंगे। हाँ, 3 फेज नहीं रहेगा। जैसे मैं करंट सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे करंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा पता है, यहाँ पे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह ये भी क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, यहाँ पे डबलिंग थियरी वर्क करता है। जैसे अगर समझो ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगा, ये साउथ है, ये साउथ की तरह एक्ट करने लगा। अब डबलिंग थियरी की वजह से ना ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा दोस्तों। देखो ऐसा, देखो यहाँ पे ये देखो ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा और ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। देखो ऐसा, इसको हम डबलिंग थियरी बोलते हैं। देखो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है वाइंडिंग, और ये हमारा बीच में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, रोटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगल फेज है ना, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है कि एक दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही हम करंट दे रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये यहां जाना चाह रहा है, जिसको हम डबलिंग थियरी बोलते हैं, या यहां जाना चाह रहा है। अब देखो रोटर एक बार ऐसे एक यहां से रोटेट होना चाह रहा है, यहां से, अब देखो ऐसे ऐसे रोटेट, ये यहां से होना चाह रहा है, देखो ऐसे, और ऐसे से वाइब्रेट होंगे, ऐसे से, देखो ऐसे से, मतलब यहां भी रोटेट नहीं हो पाएंगे, वहां भी नहीं हो पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा सर, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे ना एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लेना होगा। कौन सा वाइंडिंग लेना होगा दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब यहाँ पे हम मैग्नेट ले रहे हैं। अब देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे अगर समझो यहाँ पे साउथ पोल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब देखना ध्यान से, अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे ना, ये मैंने अलग लिया, गलती से लिया, यहाँ पे ना नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा और यहाँ पे नॉर्थ होगा। एक काम करता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे मैं साउथ ले रहा हूँ, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ ले रहा हूँ, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, अगर समझो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सेम अपोजिट है पोल, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये रोटेट नहीं हो पा रहा है। ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी ओर हो रहा है, जिसकी वजह से रोटेट नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये साउथ है, नॉर्थ है, तो ये वाला दोनों पोल एक दूसरे का, ये देखो ये अपोजिट पोल आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर समझो ये मैं अपोजिट पोल ही लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये समझो साउथ है और ये नॉर्थ है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट पोल है, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के चक्कर में नहीं, ये क्या करेगा पता है, यहाँ पे रोटेट होगा। देखो ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रोटेट होगा। देखो ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट पोल है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रोटेट होगा। और इस रोटेट होने के कारण फिर क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्टली, ये बस आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बस आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग यूज करते हैं। मेन वाइंडिंग की वजह से ये रोटेट नहीं हो पाता, उसके पास उतना टॉर्क नहीं आता है। और यहाँ पे क्या होता है, डबलिंग थियरी की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि जो उसको रोटेट नहीं करा पाता है।
अब दोस्तों यहाँ पे वो बस वाइब्रेट होते रहेंगे, बस ऐसे वाइब्रेशन दिखाई देगा। पर जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेट लेते हैं और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉर्क यूज करता हूँ, जिसकी वजह से फिर ये रोटेट होना स्टार्ट करता है। ये अगर रोटेट होगा तो ऑलरेडी शाफ्ट रोटेट होगा और जनरली ये मोटर वर्क करता है। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है, टेंशन मतलब पेपर में डायग्राम ये वाला बनाना है आपको। और वर्किंग के लिए देखो, वर्किंग एक झटके में समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला वर्किंग का पहला पॉइंट, एसी सप्लाई गिवन टू स्टार्टर। स्टार्टर को हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम स्टार्टर को क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे। अब एसी सप्लाई देने के कारण क्या होगा दोस्तों, देखो एसी सप्लाई इट क्रिएट अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से देखो वो वाइब्रेट हो रहा था, रोटेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज कर रहा हूं और जिसकी वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मतलब मैं एक्स्ट्रा टॉर्क क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। अब एक्स्ट्रा टॉर्क फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करूंगा या तो रेजिस्टेंस का। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इज यूज फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग। दिस क्रिएट टू मैग्नेटिक फील्ड दैट आर नॉट इन फेज। नॉट इन फेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पढ़ाया है, क्या बोलते हैं अपना आरसी, बाद में अपना आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट में। एंड दिस टू फील्ड कंबाइन एंड क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन होकर दोनों का फेज सेम नहीं रहता, और जिसकी वजह से दोस्तों फेज डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पे क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, क्रिएट होता है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट द रोटर, वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको करेगा दोस्तों, कंडक्टर रोटर को क्या करेगा, कट करेगा। फिर रोटर क्या करेगा पता है, रोटर अपना खुद का फील्ड जनरेट करेगा। देखो आरएमएफ ऑफ द रोटर बार विद इंड्यूस करंट इन अ रोटर। रोटर स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू इंड्यूस टॉर्क, और टॉर्क की वजह से वो क्या होता है, रोटेट होता है। इसमें दो वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा जो है दोस्तों वो है स्टार्टिंग में हमने जो यूज किया है दोस्तों, यहाँ पे देखो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो मोटर कंटिन्यू टू रन, और आफ्टर द मोटर पिक अप स्पीड द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड। हाँ, जितना उसको स्पीड चाहिए जैसे ही मिल गया, फिर जो एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए फिर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आऊं तो देखो दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे स्टेटर है, इट डज नॉट रोटेट, आपको पता है फिक्स रहता है, एसी सप्लाई इसी को दिया जाता है। इसके पास दो मेन वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है, दूसरा क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये डायग्राम्स है दोस्तों। हाँ, इसके टाइप्स का एटलीस्ट अगर आप डायग्राम वाइज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बस टाइप्स का आपको नाम पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, स्प्लिट फेज इंडक्टर मोटर, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसके दो टाइप यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पर आपको नाम बस याद होना चाहिए। सिंगल फेज इंडक्टर मोटर के टाइप्स, स्प्लिट फेज, वहां पे देखो उसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मेन वाइंडिंग कहाँ पे लिया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये पैरेलल में लिया है, सीरीज में लिया है। दूसरा अगर आप देखोगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्टर मोटर, ये देखो यहाँ पे कैपेसिटर का यूज किया है। तो इसको एक बार अगर आप पढ़ लेना, बाद में शेडेड पोल मोटर उसको भी एक बार पढ़ लेना। हाँ, शेडेड पोल मोटर ये बहुत ही सिंपल होता है और चीपर इन कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूस वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये जो है बहुत ही कम स्टार्टिंग टॉर्क क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है। एंड देन लास्ट है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, तो ये वाला टाइप है।